अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो एसिनोफिल्स के बारे में। इससे पहले के वीडियो में आप सबको पता है कि हमने बेटा ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात की थी, डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, एग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। फिर हमने कहा था कि जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं इनमें बेटा तीन अकसाम होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जिक्र हमने इसे पहले वाले के वीडियो में किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बेटा एसिनोफिल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर? तो चले एसिनोफिल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो एसिनोफिल्स होते हैं दे आर अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, दे आर अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, यानी ये डब्ल्यूबीसीज का एक किस्म है, ये ल्यूकोसाइट्स का एक टाइप है। जो एसिनोफिल्स होते हैं ये डब्ल्यूबीसीज का एक किस्म है, एक टाइप है डब्ल्यूबीसीज का, जिसमें बेटा लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, विच कंटेन large cytoplasmic granules. So they are the type of WBCs जिनमें large cytoplasmic granules होते हैं और ये granules जो होते हैं they take the acidic stain, और मैं यूं कहूं कि ये कौन सा कलर लेती है, ये बेटा रेड कलर स्टेन करती है, ये एसिडिक डाई को बेटा स्टेन करती है। तो एसिनोफिल्स जो होते हैं ये एक डब्ल्यूबीसीज का एक किस्म है जिनमें लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं बेटा ये कौन सा कलर लेते हैं, ये कौन सा कलर स्टेन करते हैं, दे टेक द एसिडिक स्टेन विच टेक रेड, और मैं यूं कहूं एसिडिक स्टेन। क्लियर? तो डब्ल्यूबीसीज का एक किस्म है ये जिनमें लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स किस कलर के होते हैं, ये कौन सा कलर लेते हैं, दे टेक द रेड स्टेन, दे टेक एसिडिक स्टेन। इसीलिए बेटा इनको एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एसिडोफिल्स। क्लियर? अब सवाल पैदा होता है कि सर हमें समझ आया कि जो एसिनोफिल्स है ये डब्ल्यूबीसीज का एक किस्म है, लेकिन हमें सर ये बता दीजिए कि इनका काम क्या होता है। ये जो एसिनोफिल्स होते हैं ना बेटा इनका असल काम ये होता है कि दे वर्क अगेंस्ट, याद रखेंगे आप, दे वर्क अगेंस्ट, बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर, दे वर्क अगेंस्ट पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स के खिलाफ बेटा लड़ते हैं, और यूं कहूं मैं कि ये लिंक्ड है विद एलर्जिक रिएक्शंस, दे आर लिंक्ड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। क्लियर? एक और बार नजर रखिए, एसिनोफिल्स जो होते हैं दे आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज यानी ल्यूकोसाइट्स का एक किस्म होता है जिनमें लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स का कलर रेड कलर के होते हैं। और काम क्या होता है एसिनोफिल्स का, ये बेटा पैरासाइट्स के खिलाफ लड़ते हैं या बेटा ये एलर्जिक रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, दे आर लिंक्ड, दे आर एसोसिएटेड विथ द एलर्जिक रिएक्शंस। अब एलर्जिक रिएक्शंस में ये कैसे लिंक्ड होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में इनका क्या रोल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बेटा आप स्ट्रक्चर पे नजर रखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एसिनोफिल्स। स्ट्रक्चर ऑफ एसिनोफिल्स। तो जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं एसिनोफिल्स के, सबसे पहले हम इनका साइज देखेंगे, यानी जो एसिनोफिल्स है इनका साइज कितना होता है। तो याद रखेंगे आप कि जो एसिनोफिल्स है इनका साइज होता है बेटा 10 to 12 माइक्रोमीटर, दे आर 10 to 12 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। इसके बाद अगर हम बेटा इनके नंबर की बात करें कि डब्ल्यूबीसीज यानी एसिनोफिल्स इनका नंबर कितना होता है, तो आप इसमें ये याद रखेंगे कि जो एसिनोफिल्स है दे अकाउंट ऑफ 2 to 4% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स। जितने भी ल्यूकोसाइट्स है उनका सिर्फ 2 to 4%
कौन होते हैं? एसिनोफिल्स। कहने का मतलब ये कि एसिनोफिल्स बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि बेटा ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। कौन सा टॉक्सिन रिलीज करेंगे वो हम आगे देखेंगे। मेजर बेसिक प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, या हम कहेंगे एसिनोफिलिक कैटायोनिक प्रोटीन्स रिलीज करेंगे, जो कि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं बेटा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसीलिए अल्लाह ने इनको हमारी बॉडी में, यानी एसिनोफिल्स को हमारी बॉडी में बहुत कम तादाद में रखा। क्लियर? सो द अकाउंट ऑफ ओनली 2 to 4%। क्लियर? लेकिन अगर इस नंबर के बारे में हम थोड़ा और जिक्र करें तो मैं आपको यूं कहूं कि पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 400 to 500 सेल्स होते हैं एसिनोफिल्स की। यानी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में कितने एसिनोफिल्स होते हैं? 400 to 500। लेकिन बेटा याद रखेंगे आप अगर 500 से नंबर इंक्रीज हो गया, इफ द नंबर ऑफ एसिनोफिल्स इंक्रीजेस मोर देन 500 अप टू 1000, यानी अगर एसिनोफिल्स का नंबर बेटा 500 to 1000 आ गया, इस वाली कंडीशन को बेटा क्या कहा जाएगा? द कंडीशन इज called as eosinophilia. The condition is called as eosinophilia. The condition is called as eosinophilia. क्लियर? लेकिन बेटा कभी कभार क्या होता है कि इसका नंबर बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी ये क्रॉस करता है 1000 को। यानी कभी कभार अगर एसिनोफिल्स का नंबर इतना इंक्रीज हुआ कि इसने 1000 क्रॉस किया और अब तो कहां तक पहुंचा? 1500 तक, तो इस वाली कंडीशन को बेटा एसिनोफिलिया नहीं कहा जाएगा। इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर एसिनोफिलिया। हाइपर एसिनोफिलिया। तो आपने याद रखा, if the number of eosinophils increases up to 1000 it's called as eosinophilia, but when the number crosses 1000 and reaches up to 1500 it's called as hyper eosinophilia. क्लियर? तो ये नंबर के बारे में बात थी। अगर आप स्ट्रक्चर को बेटा गौर से देखोगे तो अल्लाह की कसम बेटा आपको सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक न्यूक्लियस और बेटा दूसरा साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हम एसिनोफिल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हमें सिर्फ दो चीजों का जिक्र करना है, और आज हम इन दो चीजों का जिक्र बेटा खोल के करेंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई। एक बेटा न्यूक्लियस और बेटा दूसरा है साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। कॉपी और पेन अपने हाथ में रखे, क्योंकि बेटा बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। आगे बढ़े, देखे होता क्या है। तो दो चीजों का जिक्र हमने करना है, एक न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। अरे खोल के देखिए ना अपनी आंखें, नजर रखिए, ये बेटा एसिनोफिल है, इसमें सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक बेटा न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। ये इन एसिनोफिल्स में, आराम से सुने, एसिनोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है ये बाइलोब्ड होता है। मैं कभी कभार रश होता हूं, स्पीड इंक्रीज करता हूं, तो ये एक प्रॉब्लम है मेरी, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि ये जो न्यूक्लियस होता है इनका, ये बेटा बाइलोब्ड होता है। और ये दोनों लोब्स बेटा, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। अगर हम पिछले वीडियो की ओर देखें, जो न्यूट्रोफिल्स का बेटा न्यूक्लियस है वो मल्टीलोब्ड होता है। इसीलिए हम न्यूट्रोफिल्स को क्या कहते थे? पॉलीमॉर्फ्स या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स, लेकिन पॉलीमॉर्फो ल्यूकोसाइट्स। क्लियर? लेकिन जो इनका न्यूक्लियस होता है बेटा बाइलोब्ड होता है, दो ही लोब्स का बना होता है, और ये दोनों लोब्स बेटा आपस में कनेक्टेड होते हैं। दीज टू लोब्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ स्ट्रैंड, बाय अ क्रोमैटिन स्ट्रैंड, बाय अ chromatin strand, by chromatin strand। और अगर आप टाटोरा को पेज नंबर 596 पे देखें, वहां पे एक टेबल बनाया गया है और उसने दिखाया कि जो एक क्रोमैटिन स्ट्रैंड होती है बेटा, ये थिक होती है और ये बेटा लार्ज होती है। The chromatin strand is not thin, it is thick and it is large। क्लियर? तो ये था न्यूक्लियस के बारे में, यानी जो एसिनोफिल्स का न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, और ये दो लोब्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं क्रोमैटिन स्ट्रैंड की वजह से। वो क्रोमैटिन स्ट्रैंड बेटा थिक होती है, वो क्रोमैटिन स्ट्रैंड बेटा लार्ज होती है। क्लियर? इसके बाद अब मजा आने वाला है। इसके बाद इसमें जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बेटा साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स कहा जाता है।
अब एसिनोफिल्स में जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, वो बेटा लार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। और याद रखेंगे आप कि एसिनोफिल्स में करीबन 200 साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। हर एक एसिनोफिल में कितने साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं? 200 साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल से बेटा बहुत सारे केमिकल, सपोज करें ये बेटा एक एसिनोफिलिक ग्रेन्यूल है, या ये एक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है जो कहां पे प्रेजेंट है? जो बेटा एसिनोफिल में प्रेजेंट है। क्लियर? अब इस एसिनोफिल में जो ये एसिनोफिल है, इसमें ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है। अब इस साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल से बेटा बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं वो हम देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। क्लियर? तो अब हम जिक्र करते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स का। तो अब हम साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में तो हमने बात की। हमने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है ये बाइलोब्ड होता है और दोनों लोब्स आपस में कनेक्ट होते हैं क्रोमैटिन स्ट्रैंड की वजह से, जो थिक होती है और जो लार्ज होती है। अब चलिए साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स के बारे में बेटा आराम से बात करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एसिनोफिल्स जो होती है असल में ये काम कैसे करती है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नजर रखेंगे आप, ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, प्लाज्मिक नहीं साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये बेटा लार्ज ग्रैन्यूल्स होते हैं। दे आर लार्ज ग्रैन्यूल्स, यानी एसिनोफिल्स में जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। और हर एक एसिनोफिल में बेटा मैंने कहा कि करीबन 200 साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। यानी हर एक एसिनोफिल में कितने साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं? 200। ये एक एसिनोफिल है, इसमें न्यूक्लियस है, मान लिया हमने। इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, मान लिया हमने। ये लार्ज होते हैं, ये भी हमने मान लिया। लेकिन कितने ग्रैन्यूल्स होते हैं बेटा? 200। हर एक एसिनोफिल में करीबन 200 साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक एसिनोफिल में कितने साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स? 200 साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। और बेटा ये साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये बेटा रिलीज करते हैं केमिकल्स। सपोज करें बेटा ये एसिनोफिल है, ये इसकी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल है, ये बेटा साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल रिलीज करती है केमिकल्स। क्लियर? क्या करते हैं? रिलीज केमिकल्स। उन केमिकल्स को बेटा टॉक्सिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉक्सिन्स कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। क्लियर? अब सवाल पैदा होता है कि कौन कौन सा केमिकल रिलीज करेंगे। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये कौन सा केमिकल रिलीज करेंगी। अब सवाल पैदा होता है कि ये कौन सा केमिकल रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले आप नजर रखेंगे, ये रिलीज करते हैं मेजर बेसिक प्रोटीन्स। दे रिलीज मेजर बेसिक प्रोटीन्स, MBP। फिर चाहे वो मेजर बेसिक प्रोटीन 1 हो या MBP 2 हो। क्लियर? इसके बाद दूसरे नंबर पे नजर रखेंगे आप, ये रिलीज करते हैं एसिनोफिल कैटायोनिक प्रोटीन। एसिनोफिल कैटायोनिक प्रोटीन, ECP। इसके बाद ये रिलीज करते हैं एसिनोफिल पेरोक्सिडेस, EPX। क्लियर? इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिलीज करती है एसिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन। एसिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन। क्लियर? तो
कहने का गर्ज ये है कि जो एसिनोफिल्स में साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है वो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं। उन केमिकल्स को टॉक्सिन्स कहा जाता है। कौन कौन सा केमिकल रिलीज करेंगे बेटा? एमबीपी मेजर बेसिक प्रोटीन रिलीज करते हैं, एसिनोफिल कैटायोनिक प्रोटीन रिलीज करते हैं बेटा, एसिनोफिल पेरोक्सिडेज रिलीज करते हैं बेटा, एसिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन्स को बेटा रिलीज करते हैं। अब मेरी बात आप नजर रखेंगे, ये जो पहले तीन होते हैं मेजर बेसिक प्रोटीन, एसिनोफिल कैटायोनिक प्रोटीन और बेटा एसिनोफिल पेरोक्सिडेज, ये बेटा इफेक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं, दे वर्क अगेंस्ट द पैरासाइट्स, दे वर्क अगेंस्ट पैरासाइट्स, दे वर्क अगेंस्ट प्रोटोजोआन्स, दे वर्क अगेंस्ट हेलमेंट्स। क्लियर? अब ये जो मेजर बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, एसिनोफिल कैटायोनिक प्रोटीन्स होते हैं या एसिनोफिल पेरोक्सिडेज होते हैं, ये किन पे असर करते हैं? ये बेटा पैरासाइट्स को किल कर देते हैं, ये पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये प्रोटोजोआन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, हेलमेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर? लेकिन बेटा याद रखेंगे आप, ये जो एसिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन है ना, ये बेटा प्रोटोजोआन्स पे असर नहीं कर पाता। क्लियर? ये असर नहीं कर पाता इन प्रोटोजोआन्स पे। सर क्यों असर नहीं कर पाता? यहां की ओर नजर रखे, ये एसिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन जो होते हैं ना, ये सिर्फ बेटा किनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं? ये बेटा डिस्ट्रॉय कर देते हैं हेलमेंट्स को। ये असल में उनके नर्वस सिस्टम को डिसफंक्शन कर देते हैं। क्लियर? जो हेलमेंट्स है उनके नर्वस सिस्टम को डिसफंक्शन कर देते हैं। कौन? एसिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन। लेकिन बेटा जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना, उनके पास नर्वस सिस्टम होता ही नहीं। अब उनके पास नर्वस सिस्टम है ही नहीं, तो ये बेटा उनके नर्वस सिस्टम को खा डिसफंक्शन करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नर्वस सिस्टम है ही नहीं। तो बेटा एसिनोफिल डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन्स किनको इफेक्ट करते? बेटा हेलमेंट्स के नर्वस सिस्टम को डिसफंक्शन कर देते। क्लियर? इन केमिकल्स के अलावा बेटा एसिनोफिल्स दो और केमिकल्स रिलीज करती है। एक होता है हिस्टामिनेस, हिस्टामिनेस, और दूसरा होता है बेटा एराइल सल्फेटेस। हिस्टामिनेस एंड एराइल सल्फेटेस जो कि एंजाइम्स होते हैं। तो जो एसिनोफिल्स है, ये इनमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, करीबन 200 ग्रैन्यूल्स होते हैं, लार्ज ग्रैन्यूल्स। और ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, जब कीमो जो इन पे रिसेप्टर्स होते हैं, यानी जो एसिनोफिल है, एसिनोफिल जो है याद रखेंगे, जो एसिनोफिल है इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। उन ग्रैन्यूल्स में बहुत सारे किस्म के केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं। कब रिलीज होते हैं? जब एलर्जिक रिएक्शन होती है। कब रिलीज होते हैं? जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। क्लियर? इसके अलावा दो और एंजाइम्स एसिनोफिल रिलीज करती है, एक हिस्टामिनेस और दूसरा बेटा एराइल सल्फेटेस। हालांकि कोलेजनेस भी रिलीज करते हैं। बहरहाल हम दो ही का जिक्र करेंगे, हिस्टामिनेस और एराइल सल्फेटेस। हिस्टामिनेस क्या करता है? हिस्टामिनेस बेटा आपके बॉडी में जो हिस्टामाइन है, जो एलर्जिक रिएक्शन करता है बेटा, उसको ब्रेक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर? कहने का मतलब यह है कि जो एसिनोफिल्स है, जब ये आपके टिश्यू में चली जाती है तो बेटा आपके एलर्जिक रिएक्शन को कम करती है। कैसे? क्योंकि बेटा ये हिस्टामिनेस रिलीज करती है, और बेटा हिस्टामिनेस हिस्टामाइन को क्या करता है? बेटा कम हिस्टामिनेस हिस्टामाइन को क्या करता है? ब्रेक करता है। और साथ ही साथ बेटा ये एराइल सल्फेटेस रिलीज करती है, और एराइल सल्फेटेस का काम होता है ल्यूकोट्राइन्स को डिस्ट्रॉय करना। हिस्टामिनेस रिलीज हुआ, हिस्टामाइन डिस्ट्रॉय होगा, बेटा एराइल सल्फेटेस रिलीज हुआ तो बेटा ल्यूकोट्राइन्स डिस्ट्रॉय होगा। हिस्टामिनेस हिस्टामाइन को डिस्ट्रॉय करता है, एराइल सल्फेटेस ल्यूकोट्राइन्स को डिस्ट्रॉय करता है। सर ये ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं? ल्यूकोट्राइन्स बेटा कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी। जहां पे इंजरी हुई, जहां पे एलर्जिक रिएक्शन हुई बेटा, वहां पे रिलीज क्या होंगे? वहां पे रिलीज होगा बेटा एराइल सल्फेटेस, सॉरी वहां पे रिलीज होगा ल्यूकोट्राइन्स। और ल्यूकोट्राइन्स कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं। उसका क्या मतलब कीमोटैक्टिक फैक्टर? मतलब ये बेटा न्यूट्रोफिल्स को अपनी ओर खींचेगा, और साथ ही साथ बेटा एंडोथेलियम को भी एक्टिवेट करता है। कौन? ल्यूकोट्राइन। क्लियर? तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि जो ये
एसनोफिल होती है ये बेटा हिस्टामाइनेस भी रिलीज करती है, जिसकी वजह से हिस्टामाइन ब्रेक होता है, या एराइल सल्फेटेज भी रिलीज करती है, जिसकी वजह से बेटा ल्यूकोट्राइन्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो अभी तक क्या है, पैरासाइट्स को बेटा इनकी फंक्शंस क्या है, एसनोफिल्स की फंक्शंस क्या है। पहली फंक्शन पैरासाइट्स को किल करता है, दूसरी फंक्शन बेटा प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथेस, ये सब तो एक ही में आएगा कि इन पैथोजेंस को बेटा किल करता है, इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। फंक्शन नंबर 2, इट इज लिंक्ड विद द एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन के साथ लिंक है। कैसे लिंक है बेटा, हिस्टामिनेस रिलीज करता है। क्लियर। उसके बाद आप याद रखेंगे कि ये बेटा इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है। सर कैसे, ये एक असल में एक बड़ा टॉपिक है, अब उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस फिलहाल इतना ही याद रखें कि जो एसनोफिल है ये बेटा बहुत सारे सेल्स को स्टिमुलेट करता है। न्यूट्रोफिल्स को भी स्टिमुलेट करेगा, मैक्रोफेज को भी स्टिमुलेट करेगा, डेंड्राइटिक सेल्स को भी स्टिमुलेट करेगा। इसी तरह ये बेटा मास्ट सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है। और अगर इसने मास्ट सेल्स को बेटा स्टिमुलेट किया तो आपको पता ही है मास्ट सेल्स का काम ही है बेटा inflammation. Once the eosinophils stimulate the mast cells, inflammation occurs. So eosinophils promote inflammation and they modulate allergic reaction. तो अब लास्ट में मैं एक बात कहना भूल गया कि इनका लाइफ स्पेन कितना होता है। ये बनती है बोन मेरो में। एसिनोफिल्स कहाँ पे बनती है, बोन मेरो में बनती है बेटा, माइलाइड प्रोजेनेटर से बनती है, यानी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है या प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल जो होती है वहां से माइलाइड प्रोजेनेटर बनती है। माइलाइड प्रोजेनेटर से बनता है एसिनोफिल, और एसिनोफिल जब बनती है बेटा उसके बाद ये सर्कुलेशन में चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, जहां पे बेटा ये 18 आवर्स तक रहती है। उसके बाद ये डिफरेंट टिश्यूज में चली जाती है, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चली जाती है, लेकिन कई एरियाज में नहीं जा पाती, जैसे कि ईसोफेगस में नहीं जा सकती, जैसे कि लंग्स में कम होती है। तो अगर ये बेटा ईसोफेगस में चली गई या स्किन में चली गई, ये बेटा डिजीज्ड कंडीशन है। इन एरियाज में एसिनोफिल्स जो होती है वो नहीं जानी चाहिए, अगर गई तो ये डिजीज्ड कंडीशन है। तो सर्कुलेशन में जाती है, पहले बोन मेरो में बनी, सर्कुलेशन में गई, 18 आवर्स रही, उसके बाद डिफरेंट टिश्यू में जाती है जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और वहां पे कितने टाइम तक रहती है, इनका लाइफ स्पेन है वहां पे बेटा एटलीस्ट 6 डेज। तो ये ऊपर से था, नटशेल था, क्योंकि अगर आराम से इसको पढ़ाने बैठेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। तो दीजिए मुझे भी इजाजत और आप भी बैठिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह। थैंक यू एवरीवन।